नमस्कार, जय जोहार। IND24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। अजय चंद्राकर तो वैसे चर्चा के किसी भी तरीके से या परिचय के किसी भी तरीके से मोहताज नहीं है, बावजूद इसके इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगी। अजय चंद्राकर ये वो शख्स हैं जिन्होंने राजनीति में लोगों को ज्ञानता का असली समझ पढ़ाया है। ज्ञान के बारे में और किताबों की सही जानकारी अगर मैं बात करूं तो वो अजय चंद्राकर ने दी है। कहा जाता है जब विधानसभा में भाजपा पूरी तरीके से संतुष्ट होकर बैठती है तो वो केवल और केवल अजय चंद्राकर की वजह से ही संभव हो पाता है, और इन सारी चीज़ों को हमने खुद देखा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये 5 बार के MLA भी रहे हैं और 15 साल के शासनकाल में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो अजय चंद्राकर जी ने संभाला ना हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बिग टॉक शो में सर हम पॉलिटिक्स चर्चा जो है वो बहुत कम करते हैं और जो आपके निजी जीवन से जुड़ी बातें हैं उनको एक तरह से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर, आज मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अजय चंद्राकर जी का बचपन कैसा था? उन्होंने कैसे अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का सफ़र तय किया है? स्कूलिंग तो मैंने कुरुस से की। ग्रेजुएशन में बिलासपुर और रायपुर से किया, मतलब 1 साल बिलासपुर में और 2 साल रायपुर में है, तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं। फिर हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर हूँ और पढ़ाई में पढ़ाई से ही समझ लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रही। और बचपन की क्या है, खेलना कूदना जो आम बचपन होता है, लेकिन समाज सेवा का कार्य, स्कूल का कार्य, सभी चीज़ों में संगठन बना के सभी चीज़ों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये शामिल रहा है। मैंने सार्वजनिक जीवन, समाज जीवन के प्रति आग्रह बचपन से ही था। और राजनीति की तरफ रुख कैसे मोड़ लिया सर आपने अचानक? राजनीति में रुख 84 में, जैसे ही 83 में ग्रेजुएट होकर निकले, 84 में ग्रेजुएट हुए, उसी साल पहला आम चुनाव था। उसी साल कुरुद में कॉलेज का पहला आम चुनाव था, दोनों साथ साथ हुए। कॉलेज विद्यार्थी परिषद में तो पहले काम करते थे, पर कॉलेज में पहला चुनाव विद्यार्थी परिषद के बैनर में अपन ने लड़ा। और उसी साल आम चुनाव हुए। सोम प्रकाश जी गिरी भाजपा के उम्मीदवार थे। तो वैचारिक संस्थानों से, राजनीतिक संस्थानों से, दोनों से संयोग से एक ही साल शुरुआत हुई और फिर उसमें निरंतरता बनी रही। सर, हर एक व्यक्ति का एक एम होता है। शुरू से तो आपने सोचा नहीं होगा कि राजनीति की ओर आप जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपने क्या सोच रखा था कि मुझे ये बनना है, और क्या था वो, क्या सोचा हुआ था? मैं जो भी बनता, लेकिन नौकरी करने के प्रति मेरा आग्रह कभी नहीं था। ये नई बात पता चली हमें। और अभी भी यदि मैं राजनीति से फ्री हुआ तो खेती करना पसंद करूंगा जी। मुझे धंधा समझ में आता नहीं जी। और वो सबसे अच्छा लगता है, प्रकृति के बीच में रहना। वो आता भी है ना, मैंने काफ़ी लंबे समय तक खेती भी की है। सर, अजय चंद्राकर जी जो है विधानसभा में बिल्कुल निडरता और बेबाकी के साथ सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब देते भी हैं। बहुत सारी ज्ञानता और बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पे आप बात करते हैं। आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। ये किताबें पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको, इसका कितना लाभ मिला है आपको? मेरे ख्याल से तो हर आदमी को पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहना चाहिए। यदि आप प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं, नॉलेज नहीं हो तो प्रासंगिक नहीं हो सकते, और किसी भी क्षेत्र से जुड़े रहें तो वो जीवन में काम आता है। किसी विषय, किसी डिग्री से बंधे रहने से सार्वजनिक जीवन हो चाहे निजी जीवन में काम नहीं आता। वो आज हम पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ों को जानते हैं, तो दैनंदिनी में जो भी काम आते हैं वो भी काम करने में हमको सुविधा होती। तो उसके सार्वजनिक जीवन से लेकर निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन, सब में
काम करने के लिए ऊर्जा भी मिलती है, उससे दिशा भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आज के डेट पे अगर हम बात करें तो जो ये फ़ोन, मोबाइल, आईपैड का ज़माना है, इसमें जो युवा हैं, युवा वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की तरफ अग्रसर नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ेंगे? देखिए, मोबाइल या ई के कोई भी चीज़ों सुविधाएं तो दी उनने, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है जी। पर अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे डिटॉक्स करने के लिए क्लिनिक खोल रही है कि साहब एडिक्शन दूर होना चाहिए, कितना समय स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको करें। उसके नियमन करने की बात हो रही कि कौन सी सामग्री आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। बहुत सारी संस्थाओं ने इसके दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है। तो सुविधा के साथ साथ जो इसमें विसंगतियां हैं वो सुविधा से ज़्यादा है मेरी दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से। मैं बहुत सारे मोबाइल रखता हूँ लेकिन खुद बहुत कम देखता हूँ। आधा समय आपका किताबें पढ़ने में ही जाता है? नहीं, आप किताबें रोज़ पढ़ें ऐसा नहीं है, बहुत सारी व्यस्तता रहती है, लेकिन हाँ समय मिले तो ज़रूर उस ओर मुड़ना सबसे अच्छा लगता है। अभी भी जब आप आई तो एक लड़के के साथ बैठ के कुछ किताबें खरीदने की ही योजना बना रहे थे हम। सर एक बड़ी बात यह है कि अजय चंद्राकर जो है वो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से कई बार आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ता है। अजय चंद्राकर जब कंट्रोवर्सी से घिरते हैं तो उससे डील कैसे करते हैं? मैं सोचता हूँ कि कंट्रोवर्शियल आदमी मैं नहीं हूँ। जी। किसी विषय पर मत रखना, किसी विषय पर असहमत रहना, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। लोग आजकल असहमति का सम्मान कम करने लगे हैं। तो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इस ज़माने में उसका स्वरूप जो है ये बनाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये आदमी, ये घटना, ये विषय विवादास्पद है। वो मेरा मत है भाई, विवाद का क्या विषय, आप अपना मत रखिए, मैंने अपना मत रखा। मतलब ये एक मैसेज है आपकी तरफ से कि सभी को अपना मत खुलकर रखना बिल्कुल रखना चाहिए, दूसरी बात उचित जगह में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है सर कि विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आने के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्रिमंडल का चुनाव होता है और इस चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया गया है। लगभग अगर मैं कहूँ तो नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन एक ये सवाल मैं आपसे करूँगी कि पुराने और तजुर्बेदार लोगों ने क्या गलत कर दिया? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें कि हर पार्टी कोशिश करती है कि कुछ नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। हम लोग भी बने तो कभी नए थे। दूसरा, मंत्री बनाना, सरकार बनाना, ये विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी का विषय होता है। तो जिस तरह के व्यक्तित्व को उन्होंने शामिल किया है, सोच समझ के ही शामिल किया होगा और मेरी ओर से तो शुभकामनाएं हैं, अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्म करें और फिर से भाजपा की सरकार बनाए, जनता की अच्छे से सेवा करें, विचारधारा को और मजबूत करने वाली सरकार बनाएं। सर युवाओं को मौका देना, नए लोगों को मौका देना तो सही है, लेकिन जोश तो ज़रूरी है, लेकिन क्या जोश के साथ तजुर्बा ज़रूरी नहीं? तजुर्बा आ जाता है, ऐसा माना जा सकता है, तो तजुर्बा आ जाएगा, नहीं होगा तो बहुत सोचने का विषय नहीं है वो। संगठन की मैं बात करूं तो नए प्रदेश अध्यक्ष संगठन को दिए गए हैं, काफ़ी यंग है, एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप लंबे समय से बीजेपी में हैं, कई पदों पर आसीन रहे हैं, कई सारे राजनीतिक निर्णय आपने किए होंगे। संगठन की मैं बात करूं तो संगठन के पहले संगठन के में और अभी के संगठन में कितना फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं आप? पहले के संगठन, आज के संगठन, सब में एक ही बात है बस, परिवार का विस्तार हुआ। तो परिवार के विस्तार में भूमिकाएं बटेंगी ही, एक थे अब 4 हो गए, 4 थे तो 14 हो गए। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मुझे ही भूमिकाएं मिलनी चाहिए, मेरे किरदार ही सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं।
समझ रहे हैं ना। इसलिए स्वरूप को स्वीकार करना, उसके अनुरूप चलना, पार्टी के निर्देशों को मानना, हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करना, ये जीवन का नित्य क्रम है। वो राजनीतिक दल विचारधारा सब में होता है। मेरे बाद भी मेरे घर में नेतृत्व आएगा तो पार्टी में क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल। 15 साल के शासनकाल में कई विभाग आपने संभाले, ऐसे कोई विभाग नहीं जो आपसे छूटे हैं। बावजूद इसके एक बात और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपको लंबा तजुर्बा रहा है, अभी के विभागों के कार्यों की कितनी तेज़ी आप देख पा रहे हैं? या पहले से ज़्यादा तेज़ी है या तेज़ी और लाने की ज़रूरत है? जब से सरकार बनी अमूमन चुनाव ही चल रहे हैं। अभी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होने के बाद जो बुनियाद डाली है विष्णुदेव साय जी ने, पार्टी की गारंटियां जो हैं क्रियान्वयन होना शुरू हुई है गारंटियों का, तो जमीन पर उसका प्रभाव थोड़े दिन में, साल भर बाद दिखना शुरू होगा। अभी हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो वो सब चीज़ जल्दबाजी होती। चुनाव का आपने जिक्र किया अक्सर, तो दक्षिण चुनाव हाल ही हुए हैं और उस चुनाव को लेकर के भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। एक तरफ जो दक्षिण विधानसभा है उसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसमें लगी हुई है। और दोनों ही कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो सुनील सोनी जी जो हैं, कई सांसद भी रहे हैं, सभापति रहे हैं, तजुर्बेदार हैं, पर दोनों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सोच है और पूरे दक्षिण विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? अब तो चुनाव समाप्त हो गए, युद्ध विराम हो गया, सारा कुछ पेटी पर निर्भर है। लेकिन जो दृश्य उभरा 50% की पोलिंग का, दुखद है। आडवाणी जी से लेके भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग कहते थे मतदान को अनिवार्य करने का कानून बनाया जाना चाहिए करके। अब वो दिन आ गया है लगता। लोकतंत्र की मजबूती 100% मतदान में ही है। ईवीएम को लेके बहुत सारे सवाल लगे रहते हैं सर। हमेशा कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो ईवीएम हाईजैक कर लेती है। ईवीएम पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया मेरी जानकारी में। मैं चुनाव आयोग भी बीजेपी की ओर से 200 बार गया हूँगा। हमेशा इसकी सुरक्षा पर बात करते हैं कि भाई सुरक्षित रखा जाए, छेड़छाड़ ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन या क्या क्या महायुति, महाजोट, महागठबंधन और महाविकास अघाड़ी का जो नाम है, वो परिणाम के हिसाब से ईवीएम की बात करते हैं। परिणाम अनुकूल हो तो हाँ, और हार गए, उनके प्रतिकूल रहा तो ईवीएम की गलती है। अभी कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि कश्मीर के चुनाव में ईवीएम गलत था करके? हरियाणा चुनाव में ईवीएम की भूमिका की जांच होनी चाहिए। सर एक्चुअली ईवीएम को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। मैं कांग्रेस या बीजेपी पार्टी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आप टेक्निकली पॉइंट्स पे बात करते हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगी क्या ये संभव है कि ईवीएम से इस तरह की चीज़ें की जा सकती, क्योंकि जितना हमने देखा है, जितना जाना है, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है। आपने देखा भी है, सुना भी है, जाना भी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखा और बिंदुवार उनके उठाए मुद्दों पर उत्तर दिया है और ये कहा कृपया हम लोगों को राजनीति में न घसीटें। जी जी जी। मेरे ख्याल से मैं अपनी परंपरागत शैली में बोलता तो ये तमाचा है। और खड़गे जी को ये बोलना चाहिए कि संवैधानिक संस्था पर अब मुझे विश्वास है कि नहीं, इस पत्र के बाद मैं विश्वास करता हूँ इसी पर। ये उनको सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए, और नहीं बोलते हैं तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती। बात अगर कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस जो है वो अब ये कह रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी भाजपा सरकार चल रही है, जिस तरीके से धीमी गति से उनके कार्य हो रहे हैं, इससे तय है कि आने वाले समय में हम आसानी से कमबैक कर लेंगे। बहुत सुंदर। आप बताएं तो सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है और समझौते वाले में कितनी सीट जीती है?
40-45 जो सीटें थी ना, उससे भी सीधे मुकाबले वाले स्टेट में 28-30 सीटें पाई है कांग्रेस ने। मैंने पिछली बार से उसके 55 से सीट घटी है, और 99 जो दिखती है समझौता के कारण दिखती। तो राहुल गांधी के पास मुंह धो के नाचने का कोई कारण नहीं है। वो अपनी बहन को जिता लाएं, खड़गे जी के पूरे खानदान को, दामाद को, बेटे को और खड़गे जी को राज्यसभा देते हैं, बस ये इतना काम कर लें। आप अध्ययन कर लीजिए ना, डायरेक्ट फाइट में कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती और कितनी सीटें समझौते वाले जगह में निकली। आने वाले समय में सुनने में ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी जी जो है अपनी नई टीम बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, नई टीम के साथ काम किया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो अभी से पुराने लोगों को साफ करने की तैयारी आखिरकार क्यों की जा रही है? अब नए लोगों में तो दिख रहा है, प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा, खड़गे जी के दामाद बेटे ने चुनाव लड़ा है, और तरुण गोगोई के बच्चे ने चुनाव लड़ा है। तो नए लोग यही लोग हो सकते हैं, परिवार की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग। बाकी जनता के बीच में तो नए लोग कांग्रेस में आ नहीं रहे। सर, युवा वर्ग को मौका देना और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में युवा पीढ़ी को लाना, इससे क्या लगता है पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? संसार में जितनी क्रांति हुई, जितने परिवर्तन हुए, जितने आह्वान हुए, आप पढ़ लीजिए, युवाओं की भागीदारी से ही हुए। स्वतंत्र भारत का पहला जो आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति, इसके नायक जयप्रकाश जी थे, जिसके बाद आपातकाल लगी और उसके बाद फिर कांग्रेस ख़त्म हुई, फिर आई। तो ये युवाओं की भागीदारी से ही संभव हुआ। इसलिए कहीं पर भी कोई भी दृष्टि से युवाओं की भूमिका बढ़ानी ही चाहिए। कमतर करने की जो कोशिश करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं। अजय चंद्राकर जी ने कुरुद विधानसभा से आप लंबे समय से विधायक रहे हैं। वहाँ की जनता का विश्वास आपके प्रति जो है वो हमने विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखा। आने वाले समय में उनके लिए क्या नए टेंटेटिव पॉइंट्स हैं विकास के लिए, कुरुद विधानसभा के लिए, जो आपके दिमाग में हैं, जो करने अभी बाकी हैं और जो आगे आप करना चाहते हैं? मेरी पहली रुचि ये है कि सब तरह की शिक्षा जी गांव तक पहुंचे और शिक्षा सस्ती हो। निजी क्षेत्र के शिक्षा या चिकित्सा में आगमन के बाद ग्रामीण जीवन, अध्ययन, स्वास्थ्य दोनों कठिन होता जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जो युवाओं के रोजगार के लिए काम करना, उसको तैयार करना, और रोजगार की वो इस ढंग से समझाना उनको कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। कि आप आज के ज़माने में यदि स्टार्टअप बन रहे हैं तो कुरुद का लड़का क्यों नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ का लड़का क्यों नहीं कर सकता? तो एम्प्लॉयमेंट क्या है जो आज के समय में चल रहा है ना, नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी करने वाले मत बनिए। ये कॉन्सेप्ट लोगों तक जाना चाहिए। सर, नौकरी और शिक्षा की आपने बात कही, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसे कई ग्रामीण इलाके हैं, ख़ास तौर पर मैं बस्तर की बात करूं, अभी भी वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, अभी भी परेशान हैं। वहाँ तक शिक्षा अंदर तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ प्लान भाजपा का है या क्या कुछ प्लान किया जाना चाहिए आने वाले समय में? यदि इसके लिए जिम्मेदार माना जाए तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि 80 के दशक के पहले जब वो नक्सल मुक्त था तब भी कुछ नहीं किया। 80 के बाद उनकी असफलता से नक्सल आई। हमें जब काम करने को मिला अवसर तो बस्तर की यूनिवर्सिटी, बस्तर का मेडिकल कॉलेज, कांकेर दंतेवाड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी मोदी जी आए तो कांकेर का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में नए सब्जेक्ट हैं, बस्तर का औद्योगिकीकरण, बहुत सारे जगह बता दूंगा जहां पॉलिटेक्निक और कॉलेज खोले गए, माने सामान्य कॉलेज खोले गए, ITIs खोली गई। ये अभी हुआ। कितना विरोध किया टाटा को कांग्रेस ने। हमने जमीन लौटा दी, टाटा के नाम से तो जमीन कभी गई नहीं थी। तो कांग्रेस का स्टैंड सत्ता में आने का है, बस्तर उनके एजेंडा का विषय नहीं है।
बस्तर का इस्तेमाल करके हम सत्ता में पहुंचने का रास्ता खोजें, ये कांग्रेस का स्टैंड रहा और इसके कारण बस्तर पीछे रहा। बस्तर में रेल लाइन जा रही है, बड़ी रेल, बस्तर में 4 लेन बन रहे हैं, बस्तर में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज जो जिसका नाम मैंने लिया प्रयास विद्यालय हो गए। तो एक शिक्षा, चिकित्सा जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, सिंचाई, कोसार टेढ़ा बांध हमने पूरा किया ना, भाजपा सरकार ने ही। तो नए बस्तर बनने की शुरुआत हो गई। एक और सवाल है सर जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने शिक्षा विभाग लंबे समय से संभाला है, अनुभवी हैं आप, और जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया कि जब ज्ञानता की बात आती है तो अजय चंद्राकर का नाम सबसे पहले आता है। तो इस दौरान शिक्षा विभाग में मंत्री का जो पद है वो भी खाली है और इसके लिए जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें एक नाम आपका भी शुमार है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वही बात वापस से घूम के आती है कि ज्ञान यानी कि अजय चंद्राकर। तो स्कूल शिक्षा विभाग खाली है, आने वाले समय में नई जिम्मेदारी आपको दी जाती है, तो क्या आप तैयार हैं? शिक्षा विभाग खाली नहीं है, पहले तो मुख्यमंत्री जी हैं, दूसरा नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। मेरे मंत्री बनने का सवाल है तो इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार की बात है, लेकिन मेरा यह दृढ़ मानना है, दृढ़ विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जब बात करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो एक शब्द में जिसको कहें तो शिक्षा होगी। उससे ये होगा कि अपने छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में, खुद के बारे में शिक्षा से ही एक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। और बस्तर से लेके सरगुजा, जसपुर से लेके राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला तक जो सबसे सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, यही चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक अंतिम सवाल लूँगी सर आपसे। 15 साल का लंबा तजुर्बा और उस लंबे साल में सरकार में रहते हुए बहुत सारे निर्णय आपने किए होंगे जो कुछ आसान कुछ कठिन भी होंगे। इसलिए जो लंबा आपको तजुर्बा है उस नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? राजनीति राजनीति होती है, कोई अंदर बाहर अंतर वंतर वाली नहीं होती। जितनी नीतियां बनी ना हिंदुस्तान में जन्म ली वो छोटे छोटे विषय में बनी। विदुर की नीति तो एक मूर्ख राजा को समझाने के लिए बन गई, समझ रहे हैं ना। ऐसी याज्ञवल्क्य की, पराशर की या चाणक्य की, सब ने लेकिन एक बात स्वीकार किया कि हम जो नीति किसी विषय में बना रहे हैं उस पर राजनीति भारी है। स्वरूप इधर का हो, उधर का हो, किधर का हो, राजनीति राजनीति होती है। और एक लाइन की बात है, लोकहित उसका मुख्य विषय होना चाहिए। लोकहित से हटते दिखते हैं हम, ये यहाँ पर थोड़ी गंभीर होती है बात, बाकी सब चलेगा। बहुत शानदार जवाब सर आपका। तो ये थे हमारे साथ अजय चंद्राकर। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बेबाकी से अपनी बात ये रखते हैं और अभी भी उन्होंने अपनी सारी बातें बेबाकी से रखी। शिक्षा को लेकर के उनका फोकस पहले भी था और आज भी है। आने वाले समय में उनका जो सबसे बड़ा फोकस है वो यही है कि शिक्षा, जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की बयार बहे और आने वाले समय में उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो शिक्षा के ही क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो के लिए।